गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो? यस तो सबसे पहले अपन क्लास की शुरुआत करते हैं तुमसे सुनने से। तो सबसे पहले लास्ट बच्चा, आपसे क्वेश्चन ये है आपसे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। थोड़ी बातें तो इसने बताई हैं, बाकी कुछ और बातें भी थी, वो बताओ आप। हाँ जी बेटा बताओ। सर हाँ, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा समझा दो कि प्रोग्रेसिव क्या होता है और रिग्रेसिव क्या होता है। सर जैसे सेट बनाते हैं हम, जैसे पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ। तो ये 4 लाख पे टैक्स नहीं लगता, ये अपना किसको बोलते हैं? ये डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? सर डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स होता है जो शुरू के 4 लाख पे टैक्स नहीं लगता। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? रिग्रेसिव होता है। तो रिग्रेसिव का क्या मतलब है? सर जैसे कोई जने की इनकम बढ़ती है तो उसका बर्डन, टैक्स का बर्डन कम होता है। वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने। तो ये था भाई आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। इसमें एक बात और थी, वो ये थी कि भाई जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, उसको एक और नाम से बुलाते थे। सर कंजप्शन टैक्स। सबको थोड़ी ना बताना था यार, नेक्स्ट बच्चे को बताना था। नेक्स्ट, हाँ जी आप आए थे। हाँ, तो कंजम्पशन टैक्स तो खैर इसने बता ही दिया इन लोगों ने। अब कोई और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। वो ये है भाई कि जो हमारे जीएसटी थे, वो कई सारे नाम से जीएसटी आया था। सीजीएसटी, 2-3 नाम और थे। कौन कौन से थे वो? सीजीएसटी। हाँ, सीजीएसटी तो मैंने बता ही दिया। आईजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है, बढ़िया। तो एक तो इन्होंने बताया सीजीएसटी, एक इन्होंने बताया एसजीएसटी, एक इन्होंने बताया आईजीएसटी बोला, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और एक बताया यूटीजीएसटी, और एक कंपनसेशन। बिल्कुल ठीक, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो बस आज का जो कल टॉपिक कराया था वो इतना ही कराया था, और वो सारी बातें हो गई। अब बाकी सुनेंगे कल जो बाकी सुनेंगे ना, वो कल सुनेंगे वो बाकी। अब जो लास्ट क्लास में कराया वो हम रिवाइज करा रहे थे आप लोगों को। तो मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट टैक्स, इधर उधर मत देखो, यहां ध्यान दो। डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको बता रहा था कि डायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा रहता है? इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो चीज होती है जो जिसके ऊपर लगता है वही गवर्नमेंट को पे करता है। अब जैसे कि मैं हूं, मैंने इनकम कमाई, तो मैंने जो इनकम कमाई इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, और वो इनकम टैक्स जो है वो जमा कौन कराएगा गवर्नमेंट को? कौन जमा कराएगा? मैं ही जमा कराऊंगा। मेरे पास जो है क्या कहते हैं, अगर मेरे को गवर्नमेंट को इनकम टैक्स जमा कराना है तो बताओ कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? नहीं, इनकम टैक्स जमा कराने के लिए कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? पैन नंबर बेटा। पैन नंबर की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, तो वो नंबर लेना पड़ता है। जैसे कि अगर मुझे जीएसटी जमा कराना है तो कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? जीएसटी नंबर। बट अगर मुझे क्या जमा कराना है? इनकम टैक्स, तो कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? इनकम टैक्स जमा कराना है तो पैन नंबर। बेटा इनकम टैक्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। 2 तरह की सरकारें होती हैं, कल आपको बताया था। कौन कौन सी सरकारें होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा इनकम टैक्स है वो कौन सी सरकार का टैक्स है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो जीएसटी है वो भी बताऊंगा कैसे, कौन सी सरकार का टैक्स है। बट अभी इनकम टैक्स बताया, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। अब क्योंकि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, तो इसीलिए हमें जो है क्या कहते हैं, पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती है। स्टेट गवर्नमेंट्स तो क्या होती है, हर स्टेट की क्या होती है, अलग अलग। जैसे हरियाणा में बीजेपी सरकार है, पंजाब में आम आदमी सरकार है, राजस्थान में हो सकता है कांग्रेस हो, मुझे नहीं पता। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है। तो इसीलिए अगर जो है इनकम टैक्स एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता, अगर इनकम टैक्स एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता, तो उस केस में ये हर स्टेट में अलग अलग लगता, और आपको हर स्टेट का अलग अलग क्या लेना पड़ता? पैन नंबर लेना पड़ता। बट क्योंकि इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट का टैक्स है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसीलिए हमारे को पूरे इंडिया में पैन नंबर क्या होता है? एक ही होता है। मैं चाहे इनकम यहां बैठ के कमाऊं, या चाहे मैं इनकम चंडीगढ़ जाके कमाऊं,
या चाहे मैं इनकम जो है गुजरात जाके कमाऊं, चाहे बिहार जाके कमाऊं, चाहे पुणे जाके कमाऊं, चाहे कहीं जाकर कमाऊं, मेरी इनकम के ऊपर एक ही इनकम टैक्स लगेगा। और उसके लिए मेरे को भरने के लिए क्या, कौन सा नंबर चाहिए होगा? पैन नंबर चाहिए होगा, जो कि पूरे इंडिया में एक ही होगा। उसकी रिटर्न भी क्या जाएगी? एक ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं हर स्टेट में अलग रिटर्न भर रहा हूं। इनकम टैक्स के केस में ऐसा नहीं होता कि मैं हर स्टेट में अलग रिटर्न भर रहा हूं, एक ही जो है रिटर्न जाएगी। रिटर्न होता क्या है वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये वाली बात है। अब अगली बात जो आती है वो ये आती है कि भाई तो इनकम टैक्स के बारे में बता रहा था, तो पैन नंबर लगता है। तो जो बंदे के इनकम है, रिटर्न भी कौन भरेगा? रिटर्न भी कौन भरेगा? अच्छा, रिटर्न क्या होती है वो बताता हूं मैं आपको। तो रिटर्न बताने के लिए मैं आपको जो है क्या कहते हैं वो बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस क्या होता है टैक्स का। देखना कहीं ना कहीं ये टॉपिक दे रखा है क्या मैंने, प्रोसेस ऑफ टैक्स। प्रोसेस ऑफ टैक्स एक बार देखें क्या ये टॉपिक है। प्रोसेस ऑफ टैक्स, प्रोसेस ऑफ टैक्स कि सबसे पहले जो है वो क्या होता है, उसके बाद हाँ ये रहा पेज नंबर 11 पे दे रखा है प्रोसेस ऑफ टैक्स। इस पे आ जाओ तो ये मैं समझाता हूं आपको। ये नया टॉपिक है, कल नहीं कराया था मैंने, तो ये मैं साथ साथ ही करा रहा हूं आपको। तो बेटा क्या होता है, सबसे पहले अगर हम जीएसटी की बात करें या किसी भी टैक्स की बात करें, कोई भी टैक्स लगने के लिए पहले एक चार्जिंग इवेंट का होना जरूरी है। चार्जिंग इवेंट का मतलब एक घटना का होना जरूरी है। क्या लगने के लिए बेटा? किसी भी टैक्स को लगने के लिए क्या होना जरूरी है? एक घटना का होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बात करूं इनकम टैक्स, वो किस पे लगता है? इनकम पे। किसी की इनकम होगी तो लगेगा, इनकम नहीं होगी तो नहीं लगेगा। आप लोगों की इनकम नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता, ना ही आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो। मेरी इनकम है तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भी भरनी पड़ती है और मेरे ऊपर इनकम टैक्स भी लगता है। तो इनकम टैक्स जो है वो किसके ऊपर लगता है? जिसकी बंदे की क्या होती है? इनकम। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास पुराने जमाने के टैक्स आया करते थे, सेल टैक्स जैसे या वैट। ये कब लगता था? ये लगता था सेल पे। जब कोई इंसान क्या करेगा? सेल, तो सेल टैक्स लगता था, वैट लगता था। कोई बंदा सर्विस देगा तो क्या लगता था? सर्विस टैक्स। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जीएसटी से पहले के। आज के जमाने में अगर क्या कहते हैं आप सर्विस देते हो या सेल करते हो तो वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स लगता है, उसका क्या नाम है? जीएसटी। पहले जो है सेल के टाइम पे सेल टैक्स और सर्विस के टाइम पे सर्विस टैक्स। कोई सामान बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो तो पहले क्या लगता था? बोलो। अगर कोई सामान बनाते हो अपना तो क्या लगता था पहले? एक्साइज। एक्साइज ड्यूटी लगती थी। कुछ भी बनाओ आप, मैन्युफैक्चर करो तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। क्या लगता था बेटा? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी। कुछ भी बनाओ तो क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। आज वो भी हटा दिया गया है। आज क्या लगता है बेटा? जीएसटी। चाहे आज सेल करो, चाहे आज आप कुछ बनाओ, चाहे आप कुछ सर्विस दो, तीनों जगह पर एक ही टैक्स लगता है, वो क्या है? जीएसटी। तभी तो जीएसटी का जब आया था तो नारा दिया था मोदी ने कि भाई वन नेशन वन टैक्स, कि सारे देश में सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो। इसके अलावा मैं अब आपको यह बता रहा था कि भाई कभी भी कोई टैक्स लगना होता है तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? एक घटना। उस घटना का क्या नाम बोलते हैं अपन? चार्जिंग इवेंट। क्या बोलते हैं? चार्जिंग इवेंट। चार्जिंग इवेंट। चार्ज होने के लिए, चार्ज होने के लिए मतलब लगने के लिए, टैक्स को लगने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक चार्जिंग इवेंट। और हमारे जीएसटी के केस में चार्जिंग इवेंट कौन सी है? उसका नाम है सप्लाई। क्योंकि बेटा पहले के जमाने में 3 टैक्स थे और 3 अलग अलग नाम थे। सेल के ऊपर क्या लगता था? सेल टैक्स। मैन्युफैक्चरिंग पे क्या? एक्साइज। और सर्विस के ऊपर क्या? सर्विस टैक्स। तो एक्साइज के लिए चार्जिंग इवेंट क्या थी? मैन्युफैक्चरिंग। और सेल टैक्स के लिए चार्जिंग इवेंट कौन सी थी? सेल। और तीसरा सर्विस टैक्स के लिए कौन सी चार्जिंग इवेंट थी? सर्विस। अब क्योंकि सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया, हटा दिया गया, तो फिर अब चार्जिंग इवेंट भी हमें क्या रखनी थी? एक। वो क्या रखी गई है? क्या रखी गई है? सप्लाई रखी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 3 चार्जिंग इवेंट थी, उसको हटा दिया गया और एक ही चार्जिंग इवेंट बना दी गई। वो क्या है? सप्लाई। सप्लाई होगी तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब सप्लाई होता क्या है ये तो अपन जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 आएगा जिसमें 10 लेक्चर लगाता हूं मैं, 10 लेक्चर।
तो सबसे बेस आपका वही बनाऊंगा मैं, 5 नंबर का पेपर में आता है क्वेश्चन। तो सप्लाई जो है क्या कहते हैं, हम वहां सीखेंगे कि सप्लाई क्या होती है। बट अभी मैंने आपको ये बोला कि जब भी सप्लाई होगी तो टैक्स लगेगा। जैसे मैंने यहां लिख रखा है 17 नवंबर को डोमिनोज वालों ने पिज्जा बेचा, ये भी एक सप्लाई है, और सप्लाई होगी तो लग जाएगा। लगने को अपन बोलते हैं लेवी, लगने को क्या बोलते हैं, लेवी। टैक्स के लगने को क्या बोलते हैं, लेवी होना। तो आगे से आप वर्ड यूज करोगे टैक्स लेवी, लेविड, लेविड। जब भी बोलोगे ना, बोलोगे कि टैक्स विल बी लेविड, टैक्स विल बी लेविड, तो मतलब लेविड का मतलब होता है लगना, ठीक है। लगने की इंग्लिश जो है वो लेवी है। तो जो है वो टैक्स लग जाएगा 17/11 को। अब अगली बात ये आती है कि 17/11 को क्या किया जाएगा। 17/11 को जब भी टैक्स लगेगा तो एक उस टैक्स का सबूत पता है क्या होता है बेटा, इनवॉइस। टैक्स का क्या सबूत होता है, इनवॉइस। ये मान लो अपना यहां टीवी पड़ा है सूर्या का, क्या लगता है आपको इसका कोई बिल बुल हुआ होगा? अच्छा, अब हो सकता है आजकल इंडिया में पता है क्या होता है, बहुत ब्लैक का अपना काम चलता है। ब्लैक के काम का मतलब क्या होता है, ब्लैक के काम का मतलब होता है कि लोग जो है बिल नहीं बनाते, क्योंकि बिल बनाते हैं तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, टैक्स। तो अब जो है मान लो मैं कोई दुकानदार हूं, जैसे जेठालाल गढ़ाला, जेठालाल क्या नाम है उसका, गढ़ा, जेठालाल गढ़ा, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। अब मान लो मैं चला गया, उसके पास भी एक टीवी खरीदना है, तो मेरे को टीवी देगा, वो बोलेगा कि भाई एक काम करते हैं, आप भी सीए हो तो एक काम करते हैं, टैक्स बचाता हूं मैं, और टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि अगर मैं बिल बनाऊंगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और वो जीएसटी मेरे को जमा कराना पड़ेगा कहां पर, गवर्नमेंट को। कल आपको सिखाया था ना गवर्नमेंट को जमा कराता है जीएसटी। चलो सारे बच्चे मेरे को बताओ कि कल मैंने बताया था कि जो कंजरेशन देता है वो कौन होता है, रेसिपिएंट, और जिसको कंजरेशन मिलता है सप्लायर। तो जेठालाल में और मेरे में सप्लायर कौन, जेठालाल, और मैं रेसिपिएंट, क्योंकि मैं कंजरेशन दूंगा, मैं टीवी खरीदने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं कंजरेशन दूंगा जेठालाल को, तो मेरे से जेठालाल क्या करेगा, टैक्स इकट्ठा करेगा, और किसको जमा कराएगा, मेरे से जेठालाल क्या करेगा, टैक्स इकट्ठा करेगा, और किसको जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएगा जेठालाल, तो आप एक बात बताइए कि वो जब गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएगा जेठालाल, तो उसको जो है क्या कहते हैं, पहले वो मेरे से इकट्ठा करेगा। तो अब वो जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना है जेठालाल को, तो वो टैक्स कैसे बचा सकता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, ब्लैक का काम। ब्लैक का काम का मतलब क्या, कि वो जो सेल करेंगे, सेल जो है वो क्या कहते हैं अपना कैश में कर देते हैं। कैश में सेल करने का मतलब क्या, मैंने, जेठालाल बोलता है कि टीवी खरीदना है तो हमारे को अब आप दे दो 30,000 रुपए दो, टीवी खरीदना है, 30,000 का टीवी है। तो वो कहता है जेठालाल कि आप एक काम करो, कैश में दे दो पैसा, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि कैश ऐसी चीज है जिसको गवर्नमेंट ट्रेस नहीं कर सकती। अगर जेठालाल के अकाउंट में पैसे डलवाऊंगा मैं, तो गवर्नमेंट को पता लग जाएंगे, क्योंकि अपना जो बैंक अकाउंट है जेठालाल का, उसमें जेठालाल ने अपना पैन नंबर भी दे रखा होगा, आधार नंबर भी दे रखा होगा। तो सारी इंफॉर्मेशन वो किसके पास जा रही है, गवर्नमेंट के पास। आपके बैंक में आपने कितना रुपया जमा करा, कितना निकलवाया, ये सब किसको पता लग रहा है, गवर्नमेंट को। तो इसीलिए अगर जो है जेठालाल क्या कहते हैं, बैंक से पैसे लेगा, तो उस केस में उसको फिर बिल बनाना पड़ेगा, पक्का बिल बनाना पड़ेगा। बट यदि वो कैश में पैसे लेगा तो क्या कहते हैं, उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं है। हां, अगर वो ईमानदार है तो कैश में पैसे लेगा तो भी बिल बनाएगा। जैसे पारस वाले आप फीस कैश में भरोगे तो भी आपको बिल देंगे। बट यदि हम बात करें अगर वो बेईमान है, तो वो क्या करेगा, वो अपना कैश वाले पैसे का बिल नहीं बनाएगा। और अगर कैश वाले पैसे का बिल नहीं बनाएगा तो उस केस में जीएसटी भी गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि भाई 17 तारीख को जो है वो अपना लेवी तो हो जाएगा, 17 तारीख को फिर क्या बनाया जाएगा, बिल बनाया जाएगा। यानी कि बिल को क्या बोलते हैं अपन, इनवॉइस। क्या बोलते हैं बिल को, क्या बोलते हैं बिल को, इनवॉइस। इनवॉइस, इनवॉइस बनाया जाएगा। तो इनवॉइस ही वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सबूत होता है। किस चीज का सबूत होता है, एक तो सेल का सबूत, ये पता लग जाता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। जिस दिन बिल नहीं बना था तब तक वो टीवी किसके नाम था, जेठालाल के। और जैसे ही क्या कहते हैं अपना वो ओनरशिप हो जाएगी, मेरे को ट्रांसफर, यानी कि टीवी मेरे नाम हो जाएगा, इनवॉइस बन जाएगा, तो मैं टीवी का मालिक बन जाऊंगा। यानी कि ओनरशिप पता लगती है किस चीज से, इनवॉइस से। दूसरा, इनवॉइस का क्या फायदा है,
दूसरा ये फायदा है इनवॉइस का कि इनवॉइस से जीएसटी का भी पता लगता है, क्योंकि पक्का इनवॉइस वही माना जाता है जिसके ऊपर क्या लिखा हो, जीएसटी लिखा हो, और साथ में सप्लायर का जीएसटी नंबर भी लिखा हो। जीएसटी नंबर के बारे में भी मैं आपको आज जानकारी दूंगा काफी ज्यादा, कि जीएसटी नंबर जो है क्या कहते हैं, कितने टाइप का होता है, कौन से स्टेट में अप्लाई करना पड़ता है, सारी बातें बताऊंगा। तो अपना बिल के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखनी पड़ती है, एक तो क्या लिखना पड़ता है, जीएसटी, और दूसरा क्या लिखना पड़ता है, जीएसटी नंबर, और जीएसटी दोनों चीजें लिखनी पड़ती है, तभी उसको कौन सा बिल माना जाता है, पक्का। अगर आप भी किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हो, जैसे एक बार ना मान लो मैं, ये ढाबा आता है तिरंगा ढाबा, रास्ते में जाते हो ना दिल्ली, तिरंगा ढाबा आता है, वहां ढाबे में गया है, दाल मखनी और सब खाई मैंने, तो वहां पे मैंने कहा बिल ले आ, वो अपना क्या करा, एक पर्ची पे ऐसे लिखा है दाल मखनी, और ऐसी राइटिंग थी डॉक्टर वाली, और अपना 100 रुपए 200 रुपए से बना के 500 रुपए का बिल ले आया। क्या ये पक्का बिल है? नहीं है पक्का बिल। पक्का बिल प्रॉपर लेटर पैड पे होता है, उस पे सप्लायर का नाम, सप्लायर का जीएसटी नंबर, जीएसटी, डेट क्या है, कौन सी डेट को हुआ, ये सारी बातें लिखी होती है। 15-16 चीजें होती हैं जो लिखनी पड़ती हैं, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब इनवॉइस चैप्टर पढ़ेंगे। तो 15 से 16 चीजें होती हैं जो इनवॉइस में लिखनी पड़ती हैं, तब जाके उसको अपन कौन सा इनवॉइस मानते हैं, पक्का। तो काफी लोग क्या करते हैं, कैश में आप सामान खरीदते हो तो बिल तो देते हैं, बट कौन सा बिल देते हैं, वो कच्चा। बट अगर जो है क्या कहते हैं आपको पक्का बिल दे, तो ही आप समझना कि गारंटी है और मैं मालिक बन चुका हूं। ठीक है, तो इनवॉइस एक तो काम आता है किस चीज के, मालिक बनने के, ओनरशिप के, और दूसरा जो है उससे जीएसटी का सबूत बनता है, जीएसटी लगता है। तो देखो इनवॉइस में क्या लिखा जाता है, यहां देखो लिख रखा होगा कि सबसे पहले तो जो है लेवी होता है अपना कोई भी टैक्स, उसके बाद लिख रखा है क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का मतलब है टैक्स निकालते कैसे हैं अपन। क्वांटिफाई का मतलब है, ये पेज नंबर जो है क्या कहते हैं 11 है, और वैसे पेपर में ये प्रोसेस पूछेगा नहीं आपसे, तो इसलिए मैं हाईलाइट करवाने की जगह अंडरलाइन करवा देता हूं कि पेपर में पूछेगा तो नहीं आपसे, बट समझने के लिए जरूरी है कि क्या प्रोसेस लगती है। तो मैं आपको बता रहा था क्वांटिफाई, बिल के अंदर टैक्स लिखना पड़ेगा ना, टैक्स लिखना पड़ेगा। और दोस्तों कोई भी टैक्स निकालना हो तो आपको ना 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक तो चाहिए होती है अमाउंट, एक चाहिए होता है रेट। जैसे मान लो इनकम टैक्स निकालना है, एक तो मेरी क्या चाहिए आपको, इनकम, दूसरा टैक्स का रेट क्या है, 5% है, 10% है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल आएगा, क्या निकल आएगा, टैक्स निकल आएगा। ऐसे जीएसटी निकालना हो तो क्या चाहिए हमारे को, 2 चीजें। कौन सी 2 चीजें, एक तो अमाउंट, कि उस अमाउंट को अपन बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। कल भी समझाया था ना, जो एक एग्जांपल दिया था कि निखिल मुंजाल ने जिंदल को सर्विस दी, तो जिंदल को सर्विस दी, जिंदल से जो है क्या कहते हैं अपना जो पैसा मिला, तो जिंदल से जो पैसा मिला, जिंदल को जो सर्विस दी है, उस सर्विस का कल मैंने कितने का बिल बनाया था, याद है, 1 लाख। वो 1 लाख रुपए क्या था, वैल्यू, और उसके ऊपर 18% लगाया था हमने जीएसटी। तो यहां पर भी सेम है कि हमें एक तो चाहिए वैल्यू, जैसे जो है क्या कहते हैं अपना पिज्जा, यहां पिज्जा का एग्जांपल है, तो पिज्जा मान लो अपन ने मंगवाया 500 रुपए का, 500 रुपए का पिज्जा मंगवाया, आपको पिज्जा खिलाऊंगा बेटा, जब अपना सिलेबस खत्म होगा तब खिलाऊंगा। तो 500 रुपए का जो है क्या कहते हैं अपना पिज्जा मंगाया, मल्टीप्लाई बाय, आप बोलोगे फाउंडेशन में तो खिलाया नहीं, फाउंडेशन में क्या चॉकलेट खिलाई थी क्या, कुछ तो बांटा ही होगा लास्ट क्लास पे, समोसे, और वाह देखा कितना खर्चा किया मैंने। तो खैर यहां इंटर में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अपना पिज्जा खाएंगे, ठीक है। तो 500 रुपए की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट जब भी क्या कहते हैं अपन पिज्जा ऑर्डर करेंगे, खाने के ऊपर जो जीएसटी का रेट लगता है वो कौन सा रेट लगता है, 5%। खाने के ऊपर जीएसटी का कौन सा रेट लगता है, 5%। किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ बेटा, दुनिया के किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कौन सा रेट लगता है जीएसटी का, 5%। 5% जो है वो रेस्टोरेंट के ऊपर रेट लगता है। पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ डोमिनोज का, या अपना बर्गर मैकडी का, बर्गर किंग का, या कुछ भी खाओ, या स्टारबक्स की कॉफी पियो, रेट जो है वो कौन सा लगता है, 5%। रेस्टोरेंट की सर्विसेज के ऊपर रेट कौन सा है, 5। चाहे मस्टर्ड में जाओ चाहे लेमन ट्री में जाओ, रेट कौन सा है, 5। यही तो जीएसटी की खासियत है। पूरे देश के अंदर जो है क्या कहते हैं रेस्टोरेंट की सर्विसेज के ऊपर रेट क्या लगेगा, सेम। मैं ना बेटा एक बार उधर गया, उधर मनाली, वहां रेस्टोरेंट में गया, वहां पर भी क्या रेट लगता है, 5%। फिर मैं गया गोवा, वहां पर भी क्या रेट लगता है रेस्टोरेंट में, 5%। फिर मैं जो है गया पंजाब, वहां रेट क्या लगता है,
5, हरियाणा में कितना लगता है 5, दिल्ली में कितना लगता है 5। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कल आपको समझाया था ना मैंने कि वैट ऐसी चीज है जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लगता था और वैट हटा दिया गया, तभी तो जीएसटी लेकर आए, ताकि गवर्नमेंट का सपना, कौन सा सपना, वन नेशन वन टैक्स, वो पूरा हो सके। और जीएसटी आने के बाद हुआ भी है। अभी भी कल मैंने आपको बताया था, दो चीजें ऐसी हैं जिन पे आज भी वैट लगता है, अल्कोहल, दारू और पेट्रोल। दोनों ही आग जल्दी पकड़ लेती हैं, ठीक है। तो दारू और अपना पेट्रोल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दारू की बात करूं, तो दारू के केस में आपको कल मैंने बताया था, हरियाणा में दारू सस्ती और मुंबई में महंगी क्यों है? क्योंकि वैट लगता है, और वैट हर स्टेट में क्या रहता है, अलग अलग रहता है। और यही जो है, अगर जीएसटी लगता होता तो दारू आप चाहे यहां पीते, चाहे दारू अपना मुंबई पीते, रेट क्या होता उसका, सेम होता। पेट्रोल का रेट भी यहां जो है 95 रुपए लीटर है और मुंबई में 105 रुपए लीटर है, क्योंकि वहां पर भी क्या लगता है, वैट लगता है। तो खैर, हम आपको बता रहा था कि भाई रेट जो है वो क्या है, 5% है। तो टैक्स कितना बन जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 5%। 500 क्या चीज हो गई, वैल्यू, और 5% क्या हो गया, रेट। कितना बन गया, 25 रुपए जो है वो आपका बन गया टैक्स। ये मैंने चैप्टर 5 क्यों लिखा है ब्रैकेट में, वो इसलिए लिखा है बेटा कि भाई ये जो वैल्यू के बारे में ना अपन अधिक जानकारी चैप्टर नंबर 5 में लेंगे कि भाई वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैल्यू निकालने का भी पूरा चैप्टर आएगा और इसका पेपर में क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वैल्यू निकालने का। तो 5% जो है वो हो गया, 25 रुपए टैक्स आ गया। बताओ, टैक्स निकालना सीख गए आप? चलो, पारस की फीस मान लीजिए 1 लाख रुपए है, जीएसटी जो है वो 18% लगता है एजुकेशन के ऊपर, 18,000 रुपए टैक्स लग गया। बताओ, निकालना सीख गए आप? वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए, रेट। और ये सारी बातें कहां लिखी होती हैं बेटा, इनवॉइस में। कहां लिखा होता है, इनवॉइस में। इसके बाद अगली चीज आती है पेमेंट। ये वो वाली पेमेंट की बात नहीं हो रही कि भाई आप पेमेंट करोगे, आप पेमेंट करोगे सप्लायर को, वो बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है कि टैक्स की पेमेंट कौन करेगा, कौन करता है टैक्स की पेमेंट, सप्लायर। तो टैक्स की पेमेंट कौन करता है, सप्लायर जो है वो टैक्स की पेमेंट करता है। सप्लायर जो है वो टैक्स की पेमेंट करता है, ठीक है। और टैक्स की पेमेंट करने के लिए बेटा, टैक्स की पेमेंट करने के लिए, अच्छा एक अगली बात आती है, क्या ये जो टैक्स की पेमेंट है, क्या ये जो टैक्स की पेमेंट है वो सप्लायर डेली करेगा? डेली मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आज डोमिनोज के 500 पिज्जा बिके, तो क्या 500 पिज्जा पे जो टैक्स इकट्ठा हुआ, शाम को वो जाके क्या अपना गवर्नमेंट को जमा करा के आएंगे? नहीं। तो कैसे होगा फिर? हर साल, पूरे साल में साल का इकट्ठा करके फिर भरेंगे। इनकम टैक्स तो क्या होता है, हर साल का इकट्ठा करके, हर साल की इनकम पूरे साल की ऐड करके उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और वो भरा जाता है। तो इनकम टैक्स कैसे भरा जाता है, ईयरली। बट जीएसटी कैसे भरा जाता है, मंथली। जीएसटी भरा जाता है मंथली, ठीक है बेटा। तो मंथली भरा जाता है, तो पेमेंट मंथली की जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि आज जितने पिज्जा बिके उस सब का टैक्स आज ही होगा। इनवॉइस तो आज ही बनेगा, वो सारा टैक्स इकट्ठा भी कर लेंगे। सप्लायर क्या करेगा, वो सारा टैक्स क्या कर रहा है, इकट्ठा। सारा टैक्स क्या कर रहा है, सप्लायर इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा कैसे कर रहा है, सप्लायर सामान बेच रहा है रेसिपिएंट को, और कल मैंने आपको समझाया था सप्लायर कभी भी अपने जेब से टैक्स नहीं भरता। सप्लायर वो किससे इकट्ठा कर लेता है, रेसिपिएंट से। तो सारा महीना रेसिपिएंट से वो जीएसटी क्या करेगा, इकट्ठा, और फिर गवर्नमेंट को कब जमा कराएगा, कब जमा कराएगा, मंथ जो है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद जमा कराएगा। डेट्स वगैरह क्या होंगी वो आपको बाद में समझाऊंगा कि कब जमा कराएगा। आपको भी बस इतना ध्यान रखना है कि टैक्स कैसे जमा कराते हैं, मंथली, ठीक है। अब अगली चीज आती है रिटर्न। रिटर्न क्या है ये, तो रिटर्न समझानी थी मैंने मेन तो, कि रिटर्न क्या होती है बेटा। मैं अगर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराऊंगा, क्या गवर्नमेंट मेरे को जानती है? निखिल मुंजाल नाम से इंडिया में 10 लोग मिल जाएंगे आपको। तो भाई क्या यूनिकनेस क्या है, ये तो इतना कॉमन नेम है, हर बंदा निखिल मुंजाल होगा। अब तो ये थोड़ी ना गवर्नमेंट, चलो ठीक है आप बोलोगे सीए तो नहीं होगा, वो बात आपकी ठीक है। तो गवर्नमेंट के सबके प्रोफेशन पूछती फिरेगी, भाई ये सीए है, ये अपना निखिल मुंजाल भी है, सीए भी है। हाँ, ये कह रहे हैं आधार कार्ड। भाई आधार कार्ड भी एक नंबर है जो इंडिया में क्या है, यूनिक।
लेकिन गवर्नमेंट जो है वो क्या कहती है, आधार कार्ड यूज नहीं करती। होना चाहिए, होना चाहिए। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये सोचता कि इंडिया में हर बंदे का एक यूनिक नंबर बनाऊंगा और हर जगह वही यूज करूंगा। जैसे इनकम टैक्स में भी फिर मैं आधार कार्ड यूज कर लूंगा, जीएसटी में भी आधार कार्ड यूज कर लूंगा, वही नंबर यूज कर लूंगा। बट ऐसा है नहीं। अभी प्रेजेंटली इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर इनकम टैक्स के लिए कौन सा नंबर, पैन, और जीएसटी के लिए कौन सा नंबर, जीएसटी नंबर। तो अपना जीएसटी वाले किसी सप्लायर को किससे जानते हैं, उसके नाम से नहीं। जीएसटी वालों को नहीं पता पारस कौन, कौन पारस, भाई पारस नाम इतना कॉमन है। दिल्ली चले जाओगे ना, पारस हॉस्पिटल भी है। आप गुड़गांव चले जाओगे, वहां पारस हॉस्पिटल भी है। मैं उधर जा रहा, अपना चंडीगढ़ था, मैं गाड़ी चला रहा, रास्ते में देखो मैं पारस, अरे पारस कहां से आ गया, देखा तो हो अपना वो था, होटल था, बताओ, होटल भी है। तो पारस नाम से कई चीजें हैं। तो भाई अपना जीएसटी वाले पारस को पारस नाम से जानते ही नहीं है। किससे जानते हैं, जीएसटी नंबर से। निखिल मुजाल को निखिल मुजाल के नाम से नहीं जानते, किससे जानते हैं, जीएसटी नंबर से। तो अब बात ये आती है कि अगर मान लो मैं टैक्स जमा कराऊंगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा, तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि मैंने टैक्स जमा कराया है। तो इसीलिए जब मैं टैक्स जमा कराऊंगा तो गवर्नमेंट को मेरा क्या पता लगना चाहिए, जीएसटी नंबर। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया टैक्स जमा कराने का। तो जैसे मान लो आप मेरे अकाउंट में पैसा जमा कराते हो, तो मेरे अकाउंट में जब पैसा जमा कराओगे तो उसके लिए बताओ क्या कहते हैं अपना, आपको क्या चाहिए होता है। आप मेरे अकाउंट में पैसा जमा कराते हो तो आपको क्या चीजें चाहिए, हाँ जी, हाँ आपको जो है क्या कहते हैं, क्या चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, और दूसरी चीज एक और भी चाहिए होती है, आईएफएससी कोड। ये ना ब्रांच कोड होता है कि भाई आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है और एक्सिस बैंक की भी कौन सी ब्रांच में अकाउंट है, फतेहाबाद ब्रांच में अकाउंट है, तो उसका आईएफएससी कोड है UTIB 000648। तो भाई ये उनका आईएफएससी कोड है। तो अगर आप जब जमा कराओगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये वहां की ब्रांच है, वहां पैसे जमा कराने हैं, बैंक को पता लग जाएगा। ऐसे ही अगर आप गवर्नमेंट को पैसे जमा कराओगे तो आपको पहले गवर्नमेंट का क्या चाहिए, अकाउंट नंबर। आपको गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर चाहिए ना, कि भाई आप गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराओगे, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई मेरे को गवर्नमेंट के कौन से अकाउंट में जमा कराना है। गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर मेरे पास है ही नहीं, मोदी अकाउंट में, मोदी का अकाउंट नंबर मेरे पास है ही नहीं। खैर वैसे भी पैसे मोदी के अकाउंट में थोड़ी ना जाते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट के अकाउंट में जाते हैं। तो क्या मेरे पास जीएसटी डिपार्टमेंट का अकाउंट नंबर है, नहीं है। तो क्या सिस्टम है फिर, कैसे जो है टैक्स जमा कराऊंगा मैं जीएसटी। तो भाई मैं टैक्स कैसे जमा कराऊंगा जीएसटी, तो उसके लिए एक तरीका है। वो क्या तरीका है, सबसे पहले मेरे को बनाना पड़ता है चालान। मेरे पास जो जीएसटी नंबर होगा, उस जीएसटी नंबर को यूज करके मैं लॉगिन करूंगा जीएसटी की वेबसाइट पे। जैसे तुम्हारे पास इंस्टाग्राम आईडी होती है, जैसे मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी का नाम है NM फाइनेंस ट्रैवलर, ये नाम है। इस नाम से आप सर्च करोगे मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ जाएगा। अब मैं इसको लॉगिन कैसे करूंगा, ये नाम जो है क्या कहते हैं, मैं अपना लिखूंगा यूजर नेम में, पासवर्ड लिखूंगा और मैं उसको क्या कर लूंगा, लॉगिन कर लूंगा। आप भी ये कर सकते हो, मैं अपना मेरा यूजर आईडी लिखोगे, मेरा पासवर्ड लिखोगे, आप भी लॉगिन कर सकते हो। तो ऐसे ही जीएसटी का भी यही होता है। जीएसटी का एक यूजर आईडी होती है और जीएसटी का एक क्या होता है, पासवर्ड होता है। अगर अपने को पारस का जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड पता लग जाए तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितना टैक्स भरा है, कितना टैक्स नहीं भरा। ऐसे ही पूरे इंडिया में किसी का भी अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड ले आओगे, मैं लॉगिन करके आपको चेक करके बता दूंगा कितना टैक्स भरा है, कितना टैक्स नहीं भरा। तो ये होता है कि सबसे पहले आपको अगर टैक्स भरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने यूजर आईडी पासवर्ड से क्या करना पड़ता है, लॉगिन। लॉगिन करके क्या बनाना पड़ता है, चालान। चालान, चालान क्या चीज होती है, चालान एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सबूत होता है जिसके ऊपर सब लिखा होता है कि हमें कौन कौन सा टैक्स भरना है, जीएसटी कितना भरना है, सीजीएसटी कितना भरना है। कल बताया था ना 4 तरह के टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी वगैरह वगैरह। तो क्या कहते हैं, अपना जो है वो क्या होगा, मैं अपना क्या करूंगा, जब भी अपना मुझे जीएसटी भरना है तो चालान बनाऊंगा, चालान में टैक्स लिखूंगा कि सीजीएसटी कितना भरना है, एसजीएसटी कितना भरना है, आईजीएसटी कितना भरना है, लिखूंगा। गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। क्यों लिखा आ जाएगा, क्योंकि हमने चालान कहां से बनाया है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से। और गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन सी है, जीएसटी की। जैसे इंस्टाग्राम की वेबसाइट का क्या नाम है, instagram.com। गूगल की वेबसाइट का क्या नाम है, google.com। यूट्यूब की वेबसाइट का क्या नाम है, youtube.com। ऐसे ही जीएसटी की वेबसाइट का नाम है
gst.com नहीं, gst.gov.in। जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उनके पीछे .com नहीं लगता, उनके पीछे .gov.in लगता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है। तो ये जीएसटी की वेबसाइट है, इस पे जाके मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन करके क्या करूंगा, चलान बनाऊंगा, चलान में सब कुछ भरूंगा, कितना आई जीएसटी, कितना जीएसटी, मेरा जीएसटी नंबर क्या है वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर वगैरह अपने आप आ जाएगा। और फिर मैं वो चलान लेकर चला जाऊंगा, बताओ कहां, चलान लेकर कहां जाऊंगा, चलान लेकर जो है सीए के पास। नहीं, सीए ही तो बनाएगा चलान, तुम्हारे को थोड़ी ना आता है चलान बनाना, तो सीए ही तो बनाएगा। सीए आपको चलान बनाकर देगा। सीए आपसे पूछेगा कि पेमेंट ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है। आप कहोगे जी ऑनलाइन करनी है, तो फिर सीए कहेगा ठीक है मैं ही कर देता हूं, मेरे को पैसे दे दे, मेरे अकाउंट में डाल दे, मैं कर देता हूं पेमेंट। बट अगर आप बोलोगे नहीं जी मेरे को तो ऑफलाइन करनी है, तो फिर सीए आपको चलान बना के दे देगा। आप फिर कहां जाओगे, बैंक में। कहां जाओगे, बैंक में। बैंक वालों को जाकर क्या दोगे, चलान, कि ये लो जी चलान, इस अकाउंट में ये 1 लाख रुपए टैक्स है, ये डाल दो। और बैंक वालों को चलान देखते ही पता लग जाएगा, अच्छा 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 कहां पैसे डालने हैं, गवर्नमेंट के जीएसटी अकाउंट में डालने हैं। और बैंक वाले क्या करेंगे, गवर्नमेंट के जीएसटी अकाउंट में पैसे डाल देंगे। बात समझ आती है कि पेमेंट कैसे की जाती है, आ रही है ना बात समझ आपको। तो इस तरीके से जो है हम गवर्नमेंट की टैक्स की, जीएसटी की पेमेंट करते हैं। सेम प्रोसेस लगती है इनकम टैक्स में और सेम प्रोसेस लगती है जीएसटी में। अब मैंने जीएसटी में समझा दिया तो फिर इनकम टैक्स में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि पढ़ाने वाला तो एक ही बंदा है, इनकम टैक्स और जीएसटी सब्जेक्ट भी एक ही है, 50 नंबर का वो 50 नंबर का वो। तो अब मैंने सारी डिटेल्ड प्रोसेस आपको कहां समझा दी है, जीएसटी में, पूरे आधा घंटा लगाकर। तो इनकम टैक्स में इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा। हाँ, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है, थोड़ा बताओ मेरे को। तो आप में से किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। मैं हर 15-20 मिनट पढ़ाने के बाद बोलूंगा आपको कि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, तो उस टाइम फिर आप अपना डाउट ले सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं रिटर्न की। चलान तो बना लिया, चलान बनाकर गवर्नमेंट को टैक्स भी जमा करा दिया, बट चलान में ना ये डिटेल नहीं जाती। कौन सी डिटेल, कि सेल कितनी, टैक्स कितना। टैक्स तो चलो पता लग गया, बट टैक्स की कैलकुलेशन कैसे हुई ये नहीं पता लगता। ये पता किसमें लगता है, रिटर्न भरनी पड़ती है। फिर हमें हर महीना खत्म होने के बाद अगले महीने की एक सर्टेन तारीख को हमें क्या भरनी पड़ती है, रिटर्न। इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं साल में एक बार, साल खत्म होने के बाद आगे 31 जुलाई को भरते हैं। और जीएसटी की रिटर्न कब भरते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। महीना खत्म होने के बाद अगले महीने की एक सर्टेन डेट को हम क्या भरते हैं, जीएसटी की रिटर्न भरते हैं। क्यों भरते हैं रिटर्न, गवर्नमेंट को यह तो पता लग गया कि निखिल मुजाल ने 1 लाख रुपए टैक्स पे किया है, बट यह नहीं पता लगा कि 1 लाख रुपए ही क्यों पे किया है, 1,05,000 क्यों नहीं किया, 95,000 क्यों नहीं किया, 1 लाख रुपए उसने निकाला कैसे है। तो निखिल मुजाल ने 1 लाख रुपए कैसे निकाले हैं, ये कैसे पता चलेगा, रिटर्न के अंदर डिटेल जाती है। रिटर्न के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हर एक इनवॉइस की डिटेल अपलोड करनी पड़ती है। पूरे महीने में आपने जितने भी इनवॉइस बनाए होंगे उन सारे इनवॉइस की क्या अपलोड करनी पड़ती है, डिटेल, हर इनवॉइस की। मान लो पूरे महीने में 500 पिज्जा बिके, तो 500 के 500 पिज्जा की डिटेल अपलोड करनी पड़ती है। कितने का पिज्जा था, कितना जीएसटी का रेट था, सब अपलोड करना पड़ता है। और वो सब अपलोड करके फिर गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि ये 1 लाख रुपए टैक्स कैसे आया। बात समझ आती है बेटा आपको। तो इसीलिए क्या भरनी पड़ती है बेटा, रिटर्न। तो आइए प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया है। सबसे पहले लेवी होता है, लेवी होने के बाद क्या होता है, लेवी होने के बाद क्या होता है, क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का मतलब हम इनवॉइस बनाते हैं और इनवॉइस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं इनवॉइस में, इनवॉइस में लिखते हैं कि भाई जीएसटी कैसे निकाला। एक तो हमें क्या लिखनी होती है वहां पर, वैल्यू, दूसरा क्या लिखना होता है, रेट, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाता है बेटा, जीएसटी। इसके बाद बात आती है इनवॉइस बनने के बाद फिर हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद हम क्या भरते हैं, रिटर्न जो है भरते हैं। रिटर्न भरने के बाद लिखा रहेगा वेरीफाई। वेरीफाई का क्या मतलब, चेक होती है। कौन चेक करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑफिसर चेक करते हैं रिटर्न को कि भाई इसने रिटर्न ठीक भरी है कि नहीं भरी। नहीं ठीक भरोगे तो पेनल्टी वगैरह लग सकती है, वो सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखो क्या लिखा रखा है, नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है, नोटिस का मतलब अगर आप ठीक नहीं भरोगे तो ऑफिसर आपको फिर क्या कहते हैं, नोटिस भेजेगा। कल आपको सिखाया था ना, जीएसटी के ऑफिसर को अपन क्या बोलते हैं, भूल गए, प्रॉपर ऑफिसर, यानी कि घर से पढ़ के
नहीं आए। वो टेबल तो मेरे को पक्का पता है, लास्ट वाला पेज जो 33 पेज कराया था वो नहीं पढ़ा आपने। अगर वो पढ़ा होता तो आता होता, ठीक है, वो पढ़ा ही नहीं तुमने। हाँ, बी कैटेगरी है तो मतलब छोड़ देनी है। तो इसका मतलब तूने आज से ही ठान लिया है कि जहां पर सर बी लिखवाएंगे वो तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, सिर्फ ए वाला ही पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है बेटा। मतलब उसको होता है कि फोकस थोड़ा कम करना है। क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भाई बिल्कुल ही छोड़ देना है। फोकस कम करना है, पढ़ना तो है ही। ऐसे तो सारी बुक में मैं 4, 5, 10 जगह 20 जगह लिखवा दूंगा बी कैटेगरी, तो आप क्या कहते हैं उसको पढ़ोगे नहीं, वो गलत बात है बेटा। खैर वो आपकी सोच है भाई। आपको अगर मान लो नंबर ही 40 लेने हो तो बी कैटेगरी पढ़ के क्या करोगे, फिर तो आप जो मेन चीजें हैं वही पढ़ोगे। बट यदि मैं तो मेजोरिटी ऑफ बच्चों की बात कर रहा हूं, आपको लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, बुक शुरू होते ही टारगेट लिखवाया था कि सारे के सारे बच्चों को 60+ मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि जनवरी 27 तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट नया आ जाएगा और नए इनकम टैक्स में फिर मेरे नए लेक्चर लगाने पड़ेंगे, 100 लेक्चर, और जिसके लिए फिर पैसे भी जो है नए देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब देखो कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप बच्चों को, पैसे भी जाएंगे, टाइम भी जाएगा, और आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो भूल ही गए। 3 महीने लेट सीए बनोगे आप। 3 महीने अटेम्प्ट, आजकल साल में 4 अटेम्प्ट हो गए, तो 4 महीने लेट बनोगे आप सीए, अटेम्प्ट स्किप करोगे, अपना फेल हो जाओगे, तो 4 महीने कम से कम 4 लाख का नुकसान। क्योंकि पहला जो है पैकेज आपका 1 लाख रुपए महीना तो लगेगा सीए बनते ही। तो क्यों 4 लाख का नुकसान करना है? 4 लाख रुपए का वैसे नुकसान करोगे, थोड़ी फीस दोगे पारस को, तो अननेसेसरी का 4.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए पहले अटेम्प्ट में पास होना कितना जरूरी है। तो इसीलिए अपना टारगेट बनाओ कि इनकम टैक्स में कम से कम, इनकम टैक्स और जीएसटी में 60 नंबर जो है वो लेने ही हैं हमें। खैर वापिस आते हैं बेटा, और यहां मैं आपको बता रहा था, वो रिवाइज करा रहा था बेटा, कि आखिर की ये वाले जो अपना कल समझाया था 33 पेज पे, वो क्या था। तो मैंने आपको बताया था इंडिया में 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो लोग होते हैं कानून बनाने वाले, एक होते हैं कानून को अप्लाई करने वाले, और उसके बाद जो लिख रखे थे वो थे सजा सुनाने वाले। तो कानून बनाने वाले कौन होते हैं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बनाना हो तो कौन होता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों जगह पास कराना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट का कानून बनाना हो तो वेरी गुड, स्टेट, हाँ, लोकसभा राज्यसभा। स्टेट गवर्नमेंट का कानून बनाना हो तो विधानसभा होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गए कानून बनाने वाले, और अगर कानून को अप्लाई करना है तो उसकी बात करें तो वहां पर सबसे ऊपर प्रधानमंत्री आता है। देश का जो रूलिंग पार्टी होती है बीजेपी, उसका हेड, मुखिया, प्रधानमंत्री मोदी, ये आता है। तभी हर चीज की गाली जो है किसको पड़ती है? मोदी को। अगर आपके घर के आगे सड़क ना बनी हो, मोदी को गाली। अगर घर पे अभी बिजली ना आए, मोदी को गाली। अगर जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान अटैक कर दे, मोदी को गाली। कोई भी चीज हो, इंडिया में कुछ भी ठीक ना हो रहा हो, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, मोदी को गाली। अगर जो है प्याज महंगा हो गया, मोदी को गाली। क्यों? क्योंकि देश के सारे नियम को अप्लाई करने वाला कौन है? मोदी। इसलिए गाली जो है उसी को बनती है। इसके बाद अगली बात जो है वो आती है कि मोदी देखो सारे काम खुद थोड़ी ना कर सकता है, आखिर सारी गालियां खाएगा, थोड़ी गालियां बटनी भी चाहिए। रोड खराब हो तो अब रोड मंत्री को बोला करो, रोड मंत्री है नितिन गडकरी, उसको गाली निकाला करो। अगर बिजली ना आए तो जो पावर मिनिस्टर है खट्टर, उसको बोला करो कि भाई साहब खट्टर, भाई साहब तुम पहले हरियाणा का बट्टा बिठा गए, अब क्या कहते हैं बिजली का बट्टा बिठाओगे, तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं उसको बोला करो। अगर क्या कहते हैं, अगर मान लो कोई व्यापार ठीक ना हो तो पीयूष गोयल जो सीए हैं, वो व्यापार मंत्री हैं, वो बीजेपी के हेड भी हैं और अपना सीए भी हैं, व्यापार मंत्री भी हैं, उनको बोला करो। अगर मान लो फाइनेंस टैक्स ज्यादा लग जाए तो किसको बोला करो? निर्मला जी को, उनको बोला करो। अगर कोई देश आक्रमण कर दे, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको बोला करो। इसीलिए हर चीज के जो है क्या कहते हैं अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग मंत्रालय बांटे हुए हैं, उनको गाली निकाला करो। मोदी को बेचारे को क्यों अपना गाली निकालते हो? खैर वो इसलिए निकालनी पड़ती है क्योंकि मोदी का ही काम है इन सबसे काम निकलवाना, काम करवाना। तो अगर वो ठीक काम नहीं करवाएगा, खुद घूमता रहेगा विदेशों के अंदर, तो फिर क्या कहते हैं गाली तो उसको बनती है। तो इसीलिए अब अच्छा, अब बात आती है भाई टैक्सेस की। तो टैक्सेस के केस में 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है उसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है। कौन सा बोर्ड है? उसका क्या नाम है? सीबीडीटी। कल समझाया था आपको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और अगर हम बात करें अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो कौन सा बोर्ड है? सीबीआईसी। फुल फॉर्म क्या थी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। एक्सीलेंट।
इसके अलावा फिर मैंने बताया था कि इस बोर्ड के अंदर कुछ ऑफिसर्स आते हैं, जैसे चीफ कमिश्नर सबसे ऊपर होता है, फिर कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्टी कमिश्नर, उसके बाद इंस्पेक्टर। तो इन सारे लोगों को हमें नाम याद नहीं करने, बस इनको एक ही नाम से याद करना है, वो है प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर का मतलब जिस ऑफिसर की जितनी पावर हो प्रॉपर, ठीक है। तो ये वाली बात है। फिर राइट हैंड साइड में बताया था कि अगर ये ऑफिसर ठीक काम ना करे तो अपन केस कर सकते हैं। मित्रा दे केस चलदा तो केस हम कर सकते हैं, और वो केस जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले कहां चलेगा, कमिश्नर अपील। मैंने बोला था चोरी चकारी, गुंडागर्दी, रेप वगैरह इन सब के केस कहां चलते हैं, सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बट जीएसटी के केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चलते, वो कहां चलते हैं, कमिश्नर अपील के पास। अगली अपील जाती है ट्रिब्यूनल के पास, उससे ऊपर हाई कोर्ट, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी बातें जो है क्या कहते हैं मैंने आपको कल बताई थी। फिर अब वापस आते हैं, वापस अपन कहां तक पहुंच गए थे, रिवाइज करा रहा था मैं आपको, रिवाइज कराते कराते नया टॉपिक करा दिया था मैंने आपको। तो रिवाइज करा रहा था मैं आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें कहां तक रिवाइज हो गया था बेटा, वहां पर मैंने ये बता दिया था कि वो प्रोग्रेसिव होता है, डिग्रेसिव होता है, समझा दिया था क्या आपको, ठीक है, नहीं समझाया, समझा दिया। शायद मैंने अपना रिवाइज ये वाली बात तो नहीं कराई, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव, ये करा दी, नहीं करवाई। तो मैंने तो अभी तक ये बताया था कि भाई सप्लायर, हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो अपना, हाँ, वो समझ रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम पे, जिसकी इनकम पे लगता है उसी का पैन नंबर यूज होता है, वही गवर्नमेंट को जमा कराता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, उस केस में कल मैंने एक डायग्राम बनवाया था कि भाई एनएम ने मान लो जिंदल को सर्विस दी, उनकी ऑडिट करी, तो जिंदल जो है वो क्या होता है, रेसिपिएंट, और मैं क्या बनूंगा, सप्लायर। तो जिंदल जो है मुझे पैसे देगा और मैं फिर किसको जमा कराऊंगा, गवर्नमेंट को। इसका मतलब जो है वो जीएसटी कौन जमा कराता है गवर्नमेंट को, सप्लायर जमा कराता है। बट सप्लायर अपने जेब से पे नहीं करता, वो किससे रिकवर कर लेता है, रेसिपिएंट से जो है वो रिकवर कर लेता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी कि रेसिपिएंट से वो रिकवर कर लेता है, ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं, तभी जीएसटी को अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों, क्योंकि लगता किसी और पे है और उसका बर्डन किसी और पे चला जाता है, क्योंकि बर्डन चला जाता है रेसिपिएंट के ऊपर, बट गवर्नमेंट को कौन जमा कराता है, सप्लायर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर मैंने आपको ये बोला था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स कहां कहां लगते हैं, कंजम्पशन पे भी लग सकते हैं, खर्चे पे भी लग सकते हैं, प्रिविलेज, कल करण औजला का एग्जांपल दिया था, उसका कॉन्सर्ट आता है, उसके कॉन्सर्ट में अपन एंट्री करते हैं तो हमारे को प्रिविलेज मिलता है कि हम उसका कॉन्सर्ट देख रहे हैं, उसके ऊपर भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। उसकी टिकट के ऊपर 50,000 की टिकट है, उस पर भी जीएसटी लगता है। इसके अलावा जीएसटी आने के बाद सारे टैक्सेस हट चुके हैं, सिर्फ कौन सा बचा है, कस्टम ड्यूटी बचा है और जीएसटी बचा है। पहले अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पे कौन सा, एक्साइज, सर्विस पे कौन सा, और सेल पे कौन सा, सेल टैक्स, ठीक है बेटा। फिर बात आई थी प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव। जैसे कि प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव का क्या मतलब था कि भाई प्रोग्रेसिव का मतलब था जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे टैक्स भी बढ़ता है। इनकम टैक्स 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 8 लाख पे 5%, 12 लाख पे 10%, और 16 लाख पे 15, 20 लाख पे 20, 24 लाख पे 25, 24 लाख से ऊपर 30%। ये बताया था ना कल मैंने आपको। तो इनकम टैक्स कौन सा टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स या फिर प्रोग्रेसिव इन नेचर। बट जो जीएसटी है वो कौन सा नेचर है, रिग्रेसिव। क्यों, क्योंकि भाई चाहे थार गाड़ी मैं खरीदूं, चाहे 1 करोड़ रुपए जो कमाने वाला है वो खरीदे, जो जीएसटी है वो क्या लगता है, सेम। बट सेम लगने की वजह से उसका बर्डन इनकम के ऊपर क्या पड़ेगा, कम। जैसे मेरी इनकम कम है तो बर्डन क्या पड़ रहा है, ज्यादा, क्योंकि मेरे ऊपर ही 5 लाख टैक्स लग रहा है, और जो 1 करोड़ कमा रहा है उसके ऊपर भी क्या लग रहा है, 5 लाख टैक्स, तो उसके ऊपर बर्डन क्या पड़ रहा है, कम। इसीलिए जो है जीएसटी को क्या बोलते हैं अपन, रिग्रेसिव इन नेचर। फिर कल मैंने ये टॉपिक बताया था जो मैंने बी कैटेगरी का बोला था कि ज्यादा काम का नहीं है। 2003 से शुरुआत हुई थी जीएसटी आने की, बट आज तक जो है वो नहीं आ पाया था। 17 में जाकर आया। पहले उन्होंने बिल बनाया, बिल बनाने के बाद जो है पार्लियामेंट ने पेश किया, फिर एक्ट बनता है। कल बताया था ना बिल और एक्ट में डिफरेंस। बिल तो पहले क्या हुआ, निर्मला जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कुछ ड्राफ्ट करेंगी, रूल्स वो बनाएंगी, वो पहले लोकसभा में जाएंगी, वहां पेश करवाएंगी, फिर राज्यसभा में जाएंगी, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब जाके वो क्या बनता है, एक्ट बनता है। कल आपको जीएसटी बताए थे बहुत सारे, ये जीएसटी बताए थे बहुत सारे। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक था अपना आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस, एसजीएसटी, ये सब बताया था। तो कल मैंने ये बताया था आपको कि भाई जो जीएसटी है ना वो अपना
ये सीजीएसटी अलग है, एसजीएसटी अलग है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि जीएसटी आने के लिए, चलो पहले तो ये वाली चीज हाईलाइट करा देता हूं कि कौन कौन से टैक्सेस चले गए जीएसटी आने के लिए। जैसे कि पहले सर्विसेज के ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स। ये बेटा पेज नंबर जो है वो आपका 4 है, ठीक है। सर्विसेज के ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स, वो चला गया। सेल के ऊपर क्या लगता था? सेल के ऊपर सेल टैक्स लगता था, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता था? एक्साइज। और इंटरस्टेट सेल के ऊपर लगता था सीएसटी। अभी बताता हूं आपको इंटरस्टेट क्या होती है। जीएसटी नहीं, सीएसटी। सीएसटी का मतलब है सेंट्रल सेल टैक्स, है तो ये भी सेल टैक्स, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। आपको पता है सर्विस टैक्स कौन सी सरकार लगाती थी? नहीं, सर्विस टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का था। एक्साइज कौन सी गवर्नमेंट का था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेल टैक्स कौन सी गवर्नमेंट का था? स्टेट गवर्नमेंट का। तो सारे उल्टे पुल्टे बता रहे हो। वैसे मैंने इकोनॉमिक्स में अभी पढ़ाया था आपको, नवंबर में तो पढ़ा के गया था मैं, नवंबर वाली बात, और आज जनवरी हुई है, फरवरी हुई है, आप 2-3 महीने के अंदर बात ही भूल गए। तो ये सारे मैं पढ़ा के गया था आपको कि भाई जो सर्विस है वो सर्विस टैक्स सेंट्रल लेवल का है। एक्साइज भी कौन से लेवल का है? सेंट्रल लेवल का है। और जो सेल टैक्स है वो कौन से लेवल का है? स्टेट लेवल का है। ये जो सीएसटी है ये कौन से लेवल का है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कल आपको बताया था ना, दो तरह की सरकारें होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको कल बताया था कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके ऊपर राइट किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके ऊपर राइट किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो जो वैट है उसके ऊपर किसका राइट है? वैट या सेल टैक्स? स्टेट गवर्नमेंट। एक्साइज और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट। और सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सेल टैक्स। अब आपको एक टॉपिक कराना है कि व्हाट इज इंट्रास्टेट एंड व्हाट इज इंटरस्टेट। वैसे ये वाली बात भी मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई थी, लेकिन अब भूल गए होगे। नहीं भूले? चलो कौन सा बच्चा बताएगा कि व्हाट इज इंटरस्टेट एंड व्हाट इज इंट्रास्टेट? हाँ जी बोलो। इंट्रास्टेट एक स्टेट के अंदर अंदर होता है। एक स्टेट के अंदर अंदर मतलब थोड़ा और इलैबोरेट करो, थोड़ा एक्सप्लेन करो। लाइक कोई सेल हुई है, मान लो किसी पर्सन ने कोई परचेज किया, वो स्टेट के अंदर ही परचेज किया, हाँ। स्टेट के अंदर ही सेल किया। हाँ हाँ ठीक बात है। और इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ये, बट इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंट्रा स्टेट की बात करूं सबसे पहले, अगर मैं इंट्रा स्टेट की, ठीक है, एक्ट की लैंग्वेज में तो ये लिखा है बेटा कि व्हेन पीओएस एंड एलओएस बोथ आर इन सेम स्टेट या फिर सेम यूटी, तो उसको जो है, वैसे नोट करने की आवश्यकता है नहीं, बुक में है पढ़ा, वो हाईलाइट कर लेंगे। व्हेन पीओएस एंड एलओएस बोथ आर इन सेम स्टेट या सेम यूटी, तो उसको अपन इंट्रा स्टेट बोलते हैं। अब पीओएस का मतलब होता है, फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। और एलओएस का मतलब होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर की क्या लोकेशन है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई अभी आपको नहीं सिखाऊंगा निकालना, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना आपको सिखाऊंगा, चैप्टर है इसका, आई थिंक 4th चैप्टर है में भी, तब सिखाऊंगा आपको। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब अभी के लिए एग्जाम्पल समझ लो कि ये है एलओआर। एलओआर मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो हमारी डेफिनेशन क्या बन गई कि अगर सप्लायर की लोकेशन और रेसिपिएंट की लोकेशन दोनों अगर सेम स्टेट में है या सेम यूटी में है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। बात समझ आती है बेटा? क्या समझ आया? अगर सप्लायर की लोकेशन और रेसिपिएंट की लोकेशन सेम स्टेट में है या सेम यूटी में है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। जैसे कि पारस की लोकेशन क्या है? हिसार,
मतलब लोकेशन क्या कैसे पता चलता है? लोकेशन पता लगता है कि उनका जीएसटी नंबर कहां का है। पारस का जीएसटी नंबर हिसार का है, तो इसीलिए उनकी लोकेशन हरियाणा है। और आप सब रेसिपिएंट हो, आप भी कहां के हो? हिसार हरियाणा के। तो इस केस में सप्लायर भी हरियाणा का, रेसिपिएंट भी हरियाणा का। हरियाणा हरियाणा हरियाणा, तो यहां पर क्या लग जाएगा? इंट्रा स्टेट इसको बोला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यदि मैं हूं बेटा, मैं छोड़ो, मेरे को छोड़ो, आप अपना एक चंडीगढ़ का लड़का है, तुम में से है कोई चंडीगढ़ का? चंडीगढ़। कोई पंजाब का है? पंजाब का, हाँ ये देखो पंजाब के भाई हैं। तो ये पंजाब के भाई अभी फिलहाल हरियाणा में आए हुए हैं, लेकिन मान लीजिए अभी अपने घर तो जाएंगे ही, मैं छुट्टी दूंगा तो फिर घर जाएंगे। तो जब ये पंजाब जाएंगे तो पंजाब जाकर वहां पर मान लो कोई रेस्टोरेंट में गए, मान लो ये अपना जो है डोमिनोज में पिज्जा खाने चले गए पंजाब में। पंजाब में कहां से हो भाई? मानसा। तो मानसा में डोमिनोज है पड़ा, मैं गया हूं मानसा, कई बार गया हूं। तो मानसा के अंदर डोमिनोज है, मानसा चले गए। मानसा में तो अपने बहुत स्टूडेंट है, मानसा की एक सीए भी हैं, तो अपना उनकी फोटो भी लगी रहती है यहाँ पे, वो मानसा की है। तो मानसा के जो है अपने बहुत स्टूडेंट हैं। तो मानसा जो है क्या कहते हैं, वो चले गए ये अपना वहां पे डोमिनोज पिज्जा खाने। तो मानसा में जब ये पिज्जा खाएंगे तो सप्लायर कहां का हो गया? मानसा का। मानसा कहां पर? पंजाब में। सप्लायर भी पंजाब का और पिज्जा खाने वाला भी पंजाब का। पंजाब पंजाब पंजाब, ये क्या माना जाएगा? इंट्रा स्टेट। तो जब भी क्या कहते हैं सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही कहां के होंगे? सेम स्टेट के, तो वो क्या माना जाता है? इंट्रा स्टेट माना जाता है। और इंट्रा स्टेट के केस में क्या लगता है बेटा? इंट्रा स्टेट के केस में लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जब भी इंट्रा स्टेट होता है तो उस केस में जो है वो दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अभी समझाऊंगा कि ऐसे दो क्यों लगाए गए अलग अलग। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रोंग करते हैं कि इंट्रा स्टेट क्या होता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूं। चंडीगढ़ का छोकरा चंडीगढ़ में जाता है डोमिनोज का पिज्जा खाने, चंडीगढ़ में इलांटे मॉल के अंदर, इलांटे च रौनक लगनी, ठीक है, वो ऐसे गाने गुने भी हैं। तो इलांटे में जाता है चंडीगढ़ के अंदर अपना पिज्जा खाने। तो बताओ, ये मॉल है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी। क्या है चंडीगढ़? एक यूनियन टेरिटरी, यूटी है। तो चंडीगढ़ का छोकरा रेसिपिएंट चंडीगढ़ का है और सप्लायर डोमिनोज पिज्जा भी कहां का है? चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़, क्या बोला जाएगा इसको? इंट्रा स्टेट। स्टेट तो है ही नहीं, तो यूटी है। क्या इसको इंट्रा यूटी बोलना चाहिए? गवर्नमेंट ने इंट्रा यूटी नाम से कोई टर्म बनाई ही नहीं, सिर्फ टर्म क्या बनाई हुई है? इंट्रा स्टेट। तो अगर चाहे सेम यूटी में हो तब इसको क्या बोलेंगे अपन? इंट्रा स्टेट। तो चंडीगढ़ का छोकरा चंडीगढ़ के इलांटे मॉल में जाकर कुछ खाना खाएगा तो वहां पर भी क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट। बट टैक्स कौन सा लगेगा? ठीक है, अगर सेम स्टेट में करो, सेम स्टेट में खाओगे तो वहां लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। बट अगर सेम यूटी में जाकर खाओगे तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लगता है। बात समझ आती है बेटा आपको? ठीक है। मान लो चंडीगढ़ के इलांटे मॉल में जाकर वो लड़का शॉपिंग करता है, जीन्स लेता है, जारा के कपड़े लेता है चंडीगढ़ के इलांटे मॉल में जाके। मैं इलांटे मॉल में बहुत शॉपिंग करी है भाई। तो मान लो वहां जाकर जो है चंडीगढ़ के इलांटे मॉल में शॉपिंग करता है कोई बंदा, चंडीगढ़ का है, हरियाणा का नहीं, चंडीगढ़ का। बताओ क्या लगेगा वहां पर? सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगेगा। वो भी क्या माना जाएगा? इंट्रा स्टेट। और लगेगा सीजीएसटी और यूटी जीएसटी। आपके लिए एक चॉकलेट क्वेश्चन, अभी चॉकलेट है नहीं देने के लिए, बट फिर भी ड्यू कर लेना। जब भी लाऊंगा, अभी मलेशिया जाऊंगा मैं, वहां से आप लोगों के लिए चॉकलेट लाऊंगा, तो फिर क्या कहते हैं अपना आपको चॉकलेट खिलाऊंगा। तो चॉकलेट जो है क्या कहते हैं, मेरे को आप बताओगे कि याद कर लेना कि मेरे को चॉकलेट देनी है, ठीक है। तो मैं अपना आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, चॉकलेट क्वेश्चन, वो ये है कि क्या कभी एसजीएसटी और यूटी जीएसटी सेम बंदे पे लग सकता है? क्या कभी एसजीएसटी और यूटी जीएसटी सेम बंदे पे लग सकता है? मान लो कोई सप्लायर है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर एसजीएसटी भी लगे और यूटी जीएसटी भी लगे? बोलो बेटा। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों भाई? मान लो सप्लायर हरियाणा का है, हरियाणा का सप्लायर हरियाणा में बेचेगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। और अगर चंडीगढ़ का सप्लायर चंडीगढ़ बेचेगा तो क्या लगेगा?
सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। कभी भी यूटीजीएसटी और एसजीएसटी इकट्ठा नहीं लग सकता। सीजीएसटी और एसजीएसटी तो लग सकता है इकट्ठा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी भी इकट्ठा लग सकता है। कब लगेगा? देखो एग्जांपल के तौर पे, अगर सप्लायर हरियाणा का है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर सप्लायर चंडीगढ़ का है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है? एक यूटी। लद्दाख भी क्या है? एक यूटी, वहां यूटीजीएसटी लगेगा। बट अगर जो है क्या कहते हैं, कभी भी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इकट्ठे नहीं लग सकते। आपके मन में आएगा, क्या आएगा कि क्या सर अगर मान लो चंडीगढ़ का बंदा हरियाणा में बेचे तो क्या टैक्स लगेगा? ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं क्या? इंटरस्टेट। इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट। तो इंटरस्टेट की क्या डेफिनेशन है? तो इंटरस्टेट की क्या डेफिनेशन है? इंटरस्टेट, इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है बेटा 3। अगर डिफरेंट स्टेट हो, डिफरेंट स्टेट हो, या फिर डिफरेंट यूटी हो, या फिर तीसरा एक स्टेट और एक यूटी हो। एक स्टेट और एक जो है क्या कहते हैं? यूटी हो। ठीक है, तो उस केस में जो है इंटरस्टेट अपन उसको बोलते हैं। तो बताओ, दोबारा बताओ बेटा, एग्जाम्पल बनाते हैं इसका। कोई बच्चा है, चॉकलेट मिलेगी, इन तीनों पॉइंट का एग्जाम्पल देगा। कोई है? इन तीनों पॉइंट का एग्जाम्पल बनाएगा। हाँ जी बताओ बेटा। हाँ, कोई चंडीगढ़ का पर्सन बिहार में सेल करता है तो वो इंटरस्टेट में। हाँ, चंडीगढ़ का पर्सन बिहार में सेल करता है तो इंटरस्टेट लगेगा। कैसे भाई? चंडीगढ़ क्या हो गया? यूटी। देखो लिख रखा है यहां पर, अगर एक यूटी का बंदा स्टेट में बेचे या फिर स्टेट का बंदा यूटी में बेचे, दोनों ही केस में क्या लगता है? इंटरस्टेट। यूटी का बंदा स्टेट में बेचे या स्टेट का बंदा यूटी में बेचे, उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट। हालांकि है वो यूटी, बट फिर भी इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट, क्योंकि इंटर यूटी नाम से कोई चीज नहीं बनाई गई है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच अब रद्द हो गया, पता होगा ना, तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल, क्योंकि दो नेशंस के बीच में है। ऐसे ही ये दो स्टेट के बीच में, इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। ठीक है, वो जो ऊपर वाले एग्जाम्पल थे, ये दोनों क्या था? सेम स्टेट में। ये जो ऊपर वाले एग्जाम्पल दिए थे मैंने, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल क्या था? सेम स्टेट में। तो सेम स्टेट वाले को क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। ठीक है, और यहां पर क्या है? वो अलग अलग है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। तो इनका एग्जाम्पल था कि चंडीगढ़ का बंदा बिहार बेचे या बिहार का बंदा चंडीगढ़ बेचे, चंडीगढ़ का बंदा दिल्ली बेचे, दिल्ली का बंदा चंडीगढ़ बेचे, चंडीगढ़ का बंदा हरियाणा बेचे, हरियाणा का बंदा चंडीगढ़ बेचे, सारों को क्या बोलेंगे अपन? इंटर स्टेट। बताओ जी, समझ आ गया आपको? ठीक है, अगली बात यह है, इंटर स्टेट तो बता दिया। अब जैसे अगला एग्जांपल, डिफरेंट यूटी, मतलब चंडीगढ़ का बंदा लद्दाख बेचे, चंडीगढ़ का बंदा लद्दाख बेचे, तो भी क्या बोलेंगे उसको? इंटर स्टेट। और अगर पंजाब का बंदा हरियाणा बेचे तो भी क्या? इंटर स्टेट। तो इन सब में क्या लगता है बेटा? IGST। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वहां लगाया आपने CGST SGST, यहां लगाया IGST, ऐसा क्या सिस्टम है? क्यों ऐसा क्यों है भाई? तो देखो मैं आपको समझाता हूं कि भाई देखो, यहां पर आप देखोगे तो अगले पेज पे आप देखोगे, ये वाले टॉपिक में, पेज नंबर है ये आपका 5, इस टॉपिक में देखोगे ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो चले गए। कब चले गए? GST आने के बाद चले गए, खत्म हो गए। और ये सारे कौन से टैक्स हैं? स्टेट गवर्नमेंट के, जो चले गए। कब चले गए? GST आने के बाद चले गए। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि GST आने के बाद कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स चले गए और कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स चले गए। रटना पड़ेगा बेटा। कल मैंने आपको पहली जो क्लास थी ना मेरी, उसमें समझाया था कि CA कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें कंसेप्ट्स के साथ साथ रटना भी पड़ता है, तब जाके आप अपना अच्छे नंबर ला सकते हो।
सिर्फ रट के पास नहीं हो सकते, सिर्फ समझ के पास नहीं हो सकते, दोनों काम चाहिए। मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग चाहिए और क्या कहते हैं अपना कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। समझाऊं तो गा ही मैं कि भाई ये टैक्स चले गए, बट साथ में रटना भी पड़ेगा आपको कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से टैक्स चले गए और स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्स चले गए। आइए देखते हैं। तो ये देखोगे ना आप, दोनों जो टैक्सेस गए हैं, ये भी और ये भी, दोनों टैक्सेस गए हैं, आप देखोगे ना बराबर बराबर हैं, 6 उसके गए 6 उसके गए। इसीलिए अच्छा तो कोई बात नहीं, एक आधे का वर्क होगा, मोटा मोटी जो क्या कहते हैं अपना अमाउंट वाइज है ये बराबर का लॉस हुआ है। जीएसटी आने से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को बराबर का लॉस हुआ है। इसीलिए जब जीएसटी आया तो उसको आधा आधा कर दिया गया कि मान लो किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। जैसे एजुकेशन पे कितना लगता है 18, तो उस 18 में आधा 9% किसका है सेंटर का और 9% किसका है स्टेट का। ऐसे ही जीएसटी आने के बाद खाने पे 5% लगता है तो 2.5% किसका है सेंटर का और 2.5% किसका है स्टेट का। समझ आता है ना बेटा आपको। थार गाड़ी पे 40% लगता है, 20% किसका है सेंटर, 20% किसका है स्टेट का। तो जब थार गाड़ी खरीदेंगे तो 20% लगेगा सीजीएसटी और 20% क्या लगेगा एसजीएसटी। समझ आती है ना बात। अगर वो इंट्रा स्टेट होगा, ठीक है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे आधा उसको ऐसे किया जाएगा, क्योंकि दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है, सेंटर ने भी खोया है स्टेट ने भी खोया है, इसलिए आधा आधा मिल रहा है। इसके अलावा स्टेट कई सारे हैं, इंडिया में 29 स्टेट है, तो कौन से स्टेट को मिलेगा ये बताओ, कौन से स्टेट को मिलेगा। मैंने हरियाणा से गाड़ी खरीदी है, मैं हरियाणा का हूं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है, तो ये एसजीएसटी कौन से स्टेट को मिलेगा हरियाणा को मिलेगा। ऑप्शन ही नहीं है बेटा। हरियाणा की गाड़ी हरियाणा में बिकी तो हरियाणा के अंदर ही सब कुछ हुआ तो अपना हरियाणा को मिलेगा। बट जब अपन बात करेंगे आईजीएसटी की बात करेंगे कि जैसे कि मान लो हरियाणा का सामान, ठीक है, हरियाणा का सामान मान लो क्या कहते हैं पंजाब बिका है, हरियाणा का सामान सप्लायर है हरियाणा का और रेसिपिएंट है पंजाब का, तो हरियाणा का सामान पंजाब बिका है, तो आप जानते हो क्या लग रहा है यहां पे, इसको क्या बोलते हैं इंटरस्टेट, और यहां क्या लगता है आईजीएसटी। अब आप कहोगे सर आईजीएसटी क्यों लगाया, यहां पर भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देते, क्या दिक्कत होती। तो भाई दिक्कत ये होती कि इसकी ना पुरानी लड़ाई चल रही है। क्या पुरानी लड़ाई है, ये पुराने टाइम से लड़ाई है, 2004 से पहले जब अपना सेल टैक्स हुआ करता था। तो भाई सेल टैक्स हुआ करता था ना उस टाइम की लड़ाई, क्या लड़ाई है, ये हरियाणा पता क्या बोलता है, गाड़ी बेची किसने, मैंने, सप्लाई किसने करी, मैंने, तो इसका टैक्स भी किसको मिलना चाहिए, मुझे। यानी कि वो कहते हैं कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स होना चाहिए। ओरिजिन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब होता है कि जहां सामान बना, जहां सामान बिका, वो वाला स्टेट को पैसा मिलना चाहिए। तो इस आईजीएसटी का पैसा कौन से स्टेट को मिलना चाहिए, हरियाणा को। बट पंजाब वाले क्या कहते हैं कि भाई कंजम्पशन कहां हुई है, गाड़ी चल कहां रही है, घिस कहां रही है, पंजाब, तो पंजाब में होना चाहिए भाई, तो इसका टैक्स का पैसा पंजाब को मिलना चाहिए। ये लड़ाई होती है ऐसे। अब किसको मिलेगा, तो सेंटर कहता है हटो दोनों के दोनों मेरे को दो, तो इसलिए क्या लगा दिया गया यहां पर आईजीएसटी। ये आईजीएसटी कौन इकट्ठा कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ना हरियाणा ना पंजाब, दोनों बिल्लियों की लड़ाई में बंदर खा जाता है ना, तो वही सेंटर, वही मोदी वो है, ठीक है, दो बिल्लियों की लड़ाई में मोदी वो इंसान है जो अपना जीएसटी ले गया। तो वो होता है क्या कहते हैं अपना आईजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। तो आईजीएसटी कौन इकट्ठा करता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन थोड़ा सा बात और बताता हूं मैं आपको, वो ये है कि ओरिजिन वाला होना चाहिए या डेस्टिनेशन वाला होना चाहिए, तो इसके बारे में बहुत लड़ाई होती है। बट जीएसटी बनाया गया डेस्टिनेशन वाला, ऐसा क्यों मैं बताता हूं आपको। यह बोला गया कि जैसे मान लो यूपी है, यूपी में पॉपुलेशन तो बहुत रहती है भाई, बहुत भर भर के लोग रहते हैं। मैं अपना जब भी यूपी में घूमने जाता हूँ, नैनीताल जाता हूँ, रास्ते में इतने सारे एरिया आते हैं, सहारनपुर, भीड़ी भीड़ी गलियां, भाई साहब इतने इतने जो है बैठे हैं वहां पर, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा बैठी है, और इसके अलावा क्या कहते हैं अपना भर भर के जो है अपना वो जनसंख्या बैठी है। लेकिन इतनी प्रोडक्शन नहीं होती वहां पर, इतनी फैक्ट्रियां नहीं है,
महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, गुजरात में फैक्ट्रियां ज्यादा हैं। अब गुजरात में पॉपुलेशन कम है बट फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, तो अगर हम ओरिजिन बेस्ड टैक्स बनाएं तो उस केस में टैक्स इकट्ठा ज्यादा किसको होगा? गुजरात को। बट अगर हम कौन सा टैक्स बनाएं? डेस्टिनेशन, तो किसको ज्यादा इकट्ठा होगा? यूपी को। कौन सा बनाना चाहिए? तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई जहां जनता ज्यादा रहती है उसी सरकार को टैक्स ज्यादा देना चाहिए, यूपी को टैक्स ज्यादा देना चाहिए, ताकि यूपी वाले क्या कर सके? अपनी रोड बढ़िया बना सके, सब फैसिलिटी दे सके। जहां जनता रहती है तो कंट्रोल करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए जीएसटी को क्या बनाया गया बेटा? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो इसीलिए अब ये मत समझना कि ये जो आईजीएसटी लगा है सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बस इसको क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? इसको बांटेगा। किसको बांटेगा? याद है ना बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जीएसटी जो है वो आधा किसका? सेंटर का। आधा किसका? स्टेट का। तो ये जो सारा आईजीएसटी इकट्ठा हुआ है उसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रख लेगा अपने पास, और बाकी का आधा स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। वो भी कौन से स्टेट को? डेस्टिनेशन वाले स्टेट को। तो डेस्टिनेशन वाला स्टेट कौन सा है हमारे एग्जांपल में? अरे इस वाले एग्जांपल में हरियाणा और पंजाब, तो पंजाब है ना, तो पंजाब को दे देगा। बताओ जी, समझ आ गया आईजीएसटी का बंटवारा कैसे होता है? ठीक है, अगर थार गाड़ी पे आईजीएसटी लगे तो सीधा कितने परसेंट लगेगा? 40% लगेगा सीधा। आपको मैंने शायद कल बताया भी था, छोटी गाड़ियां जिनकी लेंथ 4 मीटर से कम होती है और जिनका इंजन 1200 सीसी से कम का होता है, ऑल्टो, स्विफ्ट वगैरह वगैरह, इन सब के ऊपर तो टैक्स जो है वो लगता है अपना 18%। तभी भी सारी सस्ती आती है, 6 लाख 7 लाख 8 लाख सस्ती, 18% टैक्स है। थार गाड़ी भाई वैसे महंगी ना हो, 16 लाख रुपए की गाड़ी है, मान लो मैं टॉप मॉडल की बात कर रहा हूं, 16 लाख 18 लाख की है, रोक्स की बात नहीं कर रहा, सिंपल वाली थार की बात कर रहा हूं। भाई कंपनी कमा क्या रही है महिंद्रा वाली? कुछ भी नहीं। 40% तो कौन लेके जा रहा है? गवर्नमेंट लेके जा रही है। लगभग 4 लाख रुपए तो टैक्स गवर्नमेंट लेके जा रही है। यही 4 लाख रुपए टैक्स कम कर दो, 12 लाख रुपए की थार आ जाए मारुति के लेवल की। ठीक है, तो भाई साहब हर बंदा गली गली में थार हो, अभी भी है वैसे तो मतलब ये और ज्यादा सेल बढ़ जाए तो 40% टैक्स लगता है इसके ऊपर। तो मुझे बताओ, अगर यहां आईजीएसटी लगना हो तो कितना लगेगा? 40%। और अगर इंट्रा स्टेट होगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना? 20%। समझ आ रही है ना बेटा आपको बात? ठीक है। और यदि मैं चंडीगढ़ से खरीदूंगा तो, अगर मैं चंडीगढ़ का बंदा चंडीगढ़ से खरीद रहा है, क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। कितने कितने परसेंट? वही 20-20। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो अब बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये सब समझा दिया मैंने, आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, सब समझा दिया। अगली बात आपको ये जो अपना टैक्सेस हैं ये सारे बताने हैं कि सेंट्रल लेवल के कौन से गए चले गए, स्टेट लेवल के कौन से चले गए। तो देखो, सेंट्रल लेवल के चले गए एक्साइज ड्यूटी। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी जो एक्साइज ड्यूटी है वो कौन सी गवर्नमेंट की है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, और इसके अलावा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एडिशनल एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? ठीक है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी क्या होता है बेटा? एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कि जैसे जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, इनके ऊपर क्या करना पड़ता है? इनको महंगा करना पड़ता है। महंगा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इनके ऊपर और एक्स्ट्रा एक्साइज लगा देती है, इसलिए इसको एडिशनल बोलते हैं। ये सब चले गए, इसकी जगह जो है वो अपना क्या आ गया है? जीएसटी। अभी भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे एक्साइज लगता है, पेट्रोल पे, अल्कोहल पे आज भी लगता है, तो बाकी मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज हट गया है। सर्विस टैक्स हट गया, सर्विस टैक्स भी सेंट्रल लेवल का था। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। टॉयलेट नाम आते ही हंसने लग जाओगे, टॉयलेट आ गया टॉयलेट, वो वाली बात नहीं है। टॉयलेट बात यहां पर वो नहीं है, मेडिसिन यहां मेन है। मेडिसिन का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो मेडिसिन बनाने में काम आती हैं, जैसे कि अल्कोहल।
आप बोलोगे अल्कोहल कौन सी है, हाँ वो भी दवा है, वो भी ऐसे बोलते हैं ना, दारू भी तो एक दवा ही है, ठीक है। तो लेकिन जो अपना दारू होती है, अल्कोहल होती है, वो दो तरह की होती है, दो टाइप की होती है। वन अल्कोहल इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक दारू कौन से काम आती है? पीने के, गम बुलाने के काम आती है, पीने के काम आती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। दूसरी दारू जो होती है वो भी अल्कोहल होती है, वो कहां यूज होती है? कई जगह, जैसे कि आप सैनिटाइजर देखते हो, सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर उसमें भी अल्कोहल होती है। परफ्यूम, फोग देखा है? फोग, वो कहता है, फोग कहता है इसमें सिर्फ गैस नहीं है, इसमें सिर्फ जो है क्या कहते हैं, परफ्यूम है। बट परफ्यूम जो है वो मिक्स किया जाता है अल्कोहल के अंदर, तभी प्लेन के अंदर ले जाने नहीं देते, क्योंकि प्लेन के अंदर ना प्रेशर कम होता है, वो फट सकता है। तो इसीलिए अल्कोहल जैसी चीजें जो होती हैं, जिसमें भी जहां पर अल्कोहल होता है, वो नहीं ले जाने देते। 100 ml से कम की चीज वहां ले जा सकते हो आप, कि फटेगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यहां पर देखो मैं क्या बता रहा था, अल्कोहल एक तो यूज होती है दवाइयों में, दूसरी अल्कोहल कहां यूज होती है? पेट्रोल में, पीने में। जो पीने में यूज होती है उसके ऊपर तो क्या लगता है? वैट लगता है। और जो यूज होती है कहां पर? दवाइयों में। अल्कोहल जो यूज होती है दवाइयों में, उसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी। क्योंकि यहां पर पहले एक्साइज लगता था और वो हटा दिया गया, अब उसकी जगह क्या लगता है? जीएसटी। तो ध्यान रखना, अल्कोहल यूज्ड फॉर अपना ड्रिंकिंग तो पे तो क्या लगता है? वैट। और अल्कोहल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन एटसेट्रा, परफ्यूम एटसेट्रा, उसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी। सो इसके अलावा सीवीडी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ये मैंने कराई थी, ये मैंने अभी अभी नवंबर में कराई थी आपको इकोनॉमिक्स के अंदर। काउंटरवेलिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि जब फॉरेन से कोई सामान इंडिया में आता है और फॉरेन कंट्री वाले सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो हम उस सब्सिडी को खत्म करने के लिए क्या लगाते थे? टैक्स। उसको काउंटरवेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। इनको भी हटाकर जीएसटी में डाल दिया गया है। पहले ये एक्साइज के अंदर लगती थी, अभी इसको हटाकर जीएसटी डाल दिया गया है। सीएसटी लगता था पहले। सीएसटी किस पे लगता था? इंटरस्टेट पे। सीएसटी किस पे लगता था? इंटरस्टेट सेल पे लगता था सीएसटी, उसको भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। उसकी जगह क्या लगा दिया गया है? जीएसटी। अब इंटरस्टेट पे क्या लगता है? क्या लगता है? आईजीएसटी, ठीक है। इसके अलावा सरचार्ज या सेस। सरचार्ज क्या होते हैं बेटा? इन टैक्सेस को और महंगा करने के लिए सरचार्ज लग जाता है। वो इन्हीं टैक्सेस पे लगते थे, मान लो एक्साइज पे सरचार्ज लग गया या कोई सेस लग गया। अभी फिलहाल ये सारे हटा दिए गए हैं क्योंकि जीएसटी आ गया है। और जीएसटी में कोई सरचार्ज नहीं लगता बेटा, ना कोई सेस लगता। जीएसटी में नो सरचार्ज, नो सेस, ठीक है। इसके अलावा राइट हैंड साइड वाले और पढ़ लो। फिर कितने बजे तक क्लास है आपकी? 1:15 तक छुट्टी होगी। चलो जी, अभी ये बस पढ़ लो, फिर उसके बाद छुट्टी है। तो ऐसे ही स्टेट लेवल के भी सारे सरचार्ज वगैरह हटा दिए गए। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था पहले। कर्ण औजला आता है ना अपना दिल्ली में, कर्ण औजला आता है। पहले कर्ण औजला के टिकट के ऊपर क्या लगता था? एंटरटेनमेंट टैक्स। अब क्या लगता है? जीएसटी। आपको पता है, एक ना मेरा बच्चा था, मेरा स्टूडेंट था, वो अपना चेन्नई में मैच देखने गया। वो आता है ना आईपीएल का मैच, तो आईपीएल का मैच देखने गया चेन्नई के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। धोनी खेल रहा था। धोनी आता है तो सारे के सारे अपना खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो धोनी जो है उसका मैच देखने गया, उसने मेरे को टिकट भेजी। कहता भाई देखना सर, एक बार धोनी के मैच की टिकट पे ना एंटरटेनमेंट टैक्स लगा हुआ है। तो भाई वो एंटरटेनमेंट टैक्स कैसे लग सकता है? वो तो हट चुका जीएसटी आने के बाद, कैसे लग सकता है? देखो ब्रैकेट में क्या लिखा रखा है, एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज। मतलब क्या? 3 तरह की सरकारें होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल अथॉरिटी। जैसे कि हिसार की नगर निगम, हिसार की नगर निगम कोई टैक्स लगा सकती है, वो नहीं हटे हैं। टैक्स कौन से हटे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हट गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हट गए हैं, नगर निगम वाले टैक्स नहीं हटे। तो जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा था चेन्नई की टिकट के अंदर, वो कौन लगा रही थी? चेन्नई गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। अगर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में मैच देखने जाओगे, वहां नहीं लगेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के तो सारे टैक्स हट गए, वहां जीएसटी लगेगा 40%। बट ये एंटरटेनमेंट टैक्स सिर्फ कहां लग रहा था? चेन्नई में, चेन्नई गवर्नमेंट लगा रही थी। इसके अलावा लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इसके ऊपर पहले टैक्स लगा करता था। कैसीनो जाओ, लॉटरी की टिकट खरीदो, सट्टा लगाओ, पहले इस पे टैक्स लगा करता था। अब हटके जीएसटी लगता है इनके ऊपर भी। हाँ, जीएसटी लगता है बेटा। आप जो है क्या कहते हैं, इंडिया में वैसे भी कैसीनो ज्यादा है नहीं, आप देखोगे तो सिर्फ कैसीनो गोवा वगैरह में मिलेंगे। तो वहां पर जब कॉइन्स खरीदोगे ना, चिप खरीदोगे शुरू में, तभी लग जाता है।
इसके अलावा एंट्री टैक्स होता है। एंट्री टैक्स क्या होता है? इसे आप परचेज टैक्स बोलते हैं। जब ट्रक वाले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो पहले एंट्री टैक्स लगता था, वो भी हटा दिया गया है, ऑक्ट्रॉय बोलते थे बेटा। इसके अलावा वैट तो बता ही दिया आपको। लग्जरी टैक्स, गुची पराडा के बैग बुक खरीदोगे पहले लगता था लग्जरी टैक्स, वो हटा दिया गया, अब जीएसटी लगता है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो टैक्स लगता था वो भी हटा दिया गया, उसकी जगह क्या लगता है? जीएसटी। आपको बेटा रटना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स हटे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स हटे हैं। ये वाली बात मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, अब टाइम खत्म हो चुका है। और छोटा सा पैराग्राफ यहां बच गया है, वो भी फिर आपको मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ आज की कक्षा करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।